हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो एक बार फिर से मैंने कल आप लोगों को राजगीर का सैर करा दिया नहीं, और वीडियो शायद मिल जाएगा कुछ ही पल में। तो आगे बढ़ते हैं। इस बार मैंने सारे मंदिर का भी पिक्चर बहुत अच्छे ढंग से लिया है, अंदर का दृश्य, बाहर का दृश्य, ठीक है। और चूंकि वहाँ पे मैं बार बार जाता हूँ तो शिव भगवान से मन्नत मांग के आता हूँ, तो शिव भगवान का भी मंदिर का पूरा बनाया है, ठीक है। मन्नत मांगे कि आप लोग संस्कारी बने, अच्छे बने, माता पिता का ख्याल रखें। चलिए, हाँ, तो आइए, चूंकि वीडियो शुरुआत हो रही है, अगर शुरू में गप मार दिया जाए तो लोग कहेंगे कि क्या कर रहे हैं सर। तो आइए, हड़प्पा सभ्यता, जिसे आप लोग अच्छी तरीके से जान भी चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता में कल या पिछला वीडियो में मैंने एक चर्चा किया था अबतल चक्की के बारे में। देखिए, एक थे अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके ने बड़ा अच्छा जानकारी दिया था अबतल चक्की के बारे में, और उन्होंने कहे थे कि जो हमारे यहाँ पे अभी वर्तमान में एक पत्थर की चक्की मिलती है, उसी प्रकार का हड़प्पा से एक अबतल नहीं पत्थर मिला है, जिसे अभी तुम जांता कहते हो ना, उसी प्रकार का पत्थर हड़प्पा में वर्तमान में जो पाए जाते उसी प्रकार का मिला है, और जिसे अबतल चक्की की संज्ञा दी गई। एक बात और था कि इसका काम क्या था, तो जैसे अभी जांता का काम है पीसने का, उसी प्रकार से उस पत्थर का भी शायद काम लिया जाता होगा पीसने, अन्न को पीसने के रूप में। और साधारण रूप से जब देखा गया उस पत्थर को, तो पता चला कि यह कठोर, पथरीले और आग्नेय अथवा बलुआ पत्थर द्वारा बनी हुई थी नहीं, और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने के सबूत मिले, मतलब बहुत ज्यादा जांता मिला होगा, पत्थर की और चक्की मिला होगा। और देखा गया कि इसका जो तल था, तल का मतलब नीचे का भाग, वह समतल था। तो समतल है, इसका मतलब यह है कि उसे जमीन में क्या किया गया होगा, जमीन में जमा कर रखा जाता होगा ताकि यह हिल न सके। और जब देखा गया तो दो प्रकार का मुख्यतः चक्की वहां से प्राप्त हुआ है। एक में ऊपर वाला छोटा पत्थर तथा नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाले पत्थर पर आगे पीछे क्या करता था, चलाया जाता था। इसे नीचे वाला पत्थर खोखला हो गया था नहीं। दूसरी वे जिनमें ऊपर वाले पत्थर द्वारा जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटा जाता था। यही तो था अबतल चक्की। कुछ है क्या? जब आपको अबतल चक्की के बारे में विशेष जानकारी न हो तो आप सिंपल लिखेगा कि अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट आपको लिखने आता होगा नहीं, अर्नेस्ट मैके जो थे, इन्होंने क्या बताया कि आज के पत्थर की चक्की की तरह ही नहीं, यानी वर्तमान में जो एक पत्थर की चक्की है, उसी प्रकार का हड़प्पा से एक चक्की मिला है, जिसे अबतल चक्की की संज्ञा दी गई। उन्होंने कहा कि यह मुख्यतः पथरीले हुआ करते थे, कठोर हुआ करते थे, आग्नेय और बलुआ पत्थर के बना हुआ करता था। और जब देखा गया तो अंदाजा लगा कि यह शायद अन्न को पीसने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दो प्रकार के पत्थर मिला, पता चला नहीं कि ऊपर वाला छोटा पत्थर नीचे वाले पत्थर पर क्या किया जाता था, चलाया जाता था। और दूसरा जब देखा गया तो क्या देखा गया कि कुछ ऐसे चक्की मिला जिससे वह औषधि पदार्थ को क्या किया जाता था, या मसालों को कूटा जाता। बस इतने तो अबतल चक्की, क्या कोई बड़ी बात है? और बार बार आप क्वेश्चन करते हैं नगर नियोजन, इसके बारे में भी आपको जानकारी देता हूं अच्छा से। अब तो वीडियो बनेगा, अगर नहीं लिख पाते तो वीडियो से क्या कीजिएगा, लिख ले, सुन लो अच्छा से। क्या पूजा जी, सुन लो, सिंपल है। नगर का मतलब होता है शहर। शहर का अर्थ होता है जहां पे बेसिक नीड्स, माने जो आधारभूत जरूरत है। आधारभूत मतलब जो आपका खाना पीना कपड़ा नहीं, उसके बाद आपके लिए इलाज के लिए अस्पताल, अच्छे शिक्षक या इंस्टीट्यूट होना चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, नालियाँ होनी चाहिए, यही सब ने, पेड़ पौधे होनी चाहिए, पानी का उत्तम व्यवस्था, जहां पे ये सारा चीज उपलब्ध होता है उसी को हम लोग कहते हैं शहर।
गांव क्या है, उससे थोड़ा सा पिछड़ा रूप है, जहां पे इन सब चीजों का क्या पाया जाता है, अभाव। लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में विस्तार से वर्णन करें। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि नगर वह स्थान होता है जहां पे हमारी लगभग जरूरतों की पूर्ति करने के लिए व्यवस्था मौजूद होती है। अब टेढ़ हो गया भाषा ना, तो सीधा करो। तो सिंपल, नगर वह स्थान है जहां पे हमारी सुख सुविधा के वस्तु आसानी से मिल जाती है। और नगर नियोजन का अर्थ होता है कि नगरों को सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुनियोजित ढंग से बनाई गई हो। और ये सारी खासियत मौजूद थी किसमें, हड़प्पा में। यह नगर नियोजन के लिए काफी प्रचलित था, क्योंकि यहां से अनेक प्रकार की इमारतें प्राप्त हुई। कौन कौन, तो मैंने कहा अन्नागार, स्नानागार, नहीं, उसके बाद सड़क व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और ईंट, ये सब प्राप्त हुए। और उसके बाद छोटा शॉर्ट में बता दूं, सड़क व्यवस्था लिख के डैश दे दीजिएगा और लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें मुख्यतः चौड़ी हुआ करती थी। जो मुख्य सड़क हुआ करती थी वो चौड़ी हुआ करती थी और लगभग 9 मीटर की 9 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, जिसके राजपथ की संज्ञा दी जाती थी। ये सड़कें बिल्कुल सीध में, एक सीध में और समकोण पर, समकोण मतलब 90 डिग्री, इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से काटा करती थी। ठीक है, हल्का से जानकारी देते। और गली वाली सड़क जो थी 3 से 4 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। सड़क के किनारे में नालियों का उत्तम व्यवस्था था, जिस पर जगह जगह पे मैन होल बनाया गया था साफ सफाई के लिए, और उसको सिलाप से या पत्थरों से ढका होता था। नहीं, ये है आपका, बहुत सारा इसमें लिख सकते हो। सड़क के किनारे चबूतरे बनाए गए थे ताकि लोग अपने उपज को वह चबूतरे पर जाकर बेच सके। नहीं, उसके बाद अगर हम स्नानागार की बात करें तो सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है, जिसे विशाल स्नानागार की संज्ञा दी गई है, और शायद इस स्नानागार का प्रयोग या उपयोग आनुष्ठानिक या धार्मिक उत्सवों पर किया जाता होगा। नहीं, और यह 2 भागों में बटी हुई थी, आंतरिक भाग और बाहरी भाग। बाहरी भाग को चबूतरीकरण किया गया था और उसके चारों तरफ से कमरे बनाए गए थे। आंतरिक भाग जो था उसमें उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां बनी गई थी, जो चढ़ने और उतरने के लिए काम में लाई जाती थी या प्रयोग में लाई जाती थी। और उसके बगल में कुआं भी था, और उस कुएं से स्वच्छ पानी को जाने के लिए एक नाली था, और जो गंदी पानी हुआ करती उसको निकलने के लिए दूसरी नाली का व्यवस्था किया गया। तब तो लिखने के लिए भर दिन लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब अन्नागार के बारे में बताए। नहीं, अन्नागार, तो अन्नागार के बारे में मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, जो लगभग कितने, जिसमें 12 धान्य कोठार थे, जो 2 कतार में 6 की संख्या में हुआ करती थी। और गाड़ी के आने जाने या उसमें आने जाने की उत्तम व्यवस्था थी, ताकि अन्न को निकाला या रखा जा सके। और धूप यानी प्रकाश और हवा के भी आने जाने की व्यवस्था उसमें थी। तो ये था आपका स्नानागार के, किसके बारे में, अन्नागार के बारे में। तो सड़क के बारे में बता दिए, अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया। अब आती है एक बेहतरीन, जो कि जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती है, जिसको नाली तुम लोग कहते हो। नहीं, तो मोहनजोदड़ो नगर की एक प्रमुख विशेषता उसकी नाली कौन थी, नाली या जल निकास प्रणाली थी। आप सभी को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए गए थे, अधिकांश जो भवन थे उसमें निजी कुआं और स्नानागार होता था। निजी का मतलब क्या होता, अपना। सब घर में कुआं रहता था, और क्या हुआ करता था, स्नानागार होते थे, यही ना। और भवन में भवन जो होते थे, उसके कमरा जो होते थे, उसमें रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी जो होता था भवन की छोटी नालियों से निकलकर गली वाली नाली में जाती थी, नहीं आती थी। गली की नाली मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी, कौन चीज,
पक्की नालियों से जोड़ा गया था और मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए मैन होल का भी प्रयोग किया गया था और वो सारी जो गंदी पानी होती थी शहर से कहीं दूर जाकर गिरा करती थी। बाबू विजय सर का लेक्चर नहीं चल रहा है, तुम्हारे जिंदगी को ना ये बनाएगा, समझ गए। कुछ लोग सोच रहा है कि सत्यनारायण भगवान वाला कथा चल रहा है। विजय सर केवल काम में आए हैं, एकदम भचभचा देंगे और चले जाएंगे। बाबू आपका जिंदगी यही से सजेगी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता अगर अच्छा से पढ़ लिए, मन लगा लिए, तो इतिहास में इतना मजा आएगा जो कभी कल्पना भी। सब विषय छोड़ के मन करते हे भगवान इतिहास के घंटी फेर से चल। ये 8 बजे ला घंटी कला रहता है, 9 बजे 10 बजे नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी अरे सबको खराब चीज में तो खूब मजा आता है, ऐसी प्रेम कहानी है इसमें। खाली हड़प्पा के तो जाने दो, ये जाएगा और एक एक प्रेम कहानी लेकर आएगा। गौतम बुद्ध का कभी सुजाता के चक्कर में पगला जाना, कभी चंद्रगुप्त मौर्य का कार्नेलिया के साथ नहीं डूब जाना, जिसमें उसके गुरु चाणक्य द्वारा विष देने पर कार्नेलिया की हत्या, फिर उसके प्यार में पागल चंद्रगुप्त अपने गुरु को भी जहर देके मार देगा। उसके अब गुरु के प्रेम में पागल चाणक्य चंद्रगुप्त खुद खा के मर जाएगा कुछ उपवास के द्वारा। और 298 ईसा पूर्व में 298 ईस्वी कर्नाटक के सरवन बेलगोला में उसकी भी मृत्यु होगा। और आगे बढ़ोगे महावीर का गृह त्याग पर होगे। बाल बच्चा सबका टेंशन नहीं, बाल बच्चा हुआ बुद्ध को तो घर छोड़ के भाग गए, महावीर को हुआ वो छोड़ के भाग गए, उनको बेटी था, एक गो बेटी से न पोसाया भाग गए। कोरिया लोग सब नहीं, महान लोग है कोरिया में, सॉरी। अरे तो बेटा बेटी नहीं हुआ उस समय भाग के दिखा देता, तो अब क्या भाग रहे हो। तो ये सारा चीज मिलेगा, लेकिन इसके लिए अभी चूंकि बेस बनाना जरूरी है। और वो बेस कौन बनाएगा? हड़प्पा, क्योंकि घर रहेगा तब ना रहोगे। और हड़प्पा सभ्यता बहुत बेहतरीन चैप्टर मानी जाती है, जिसमें आप जानते हैं कि ये 5000 वर्ष पुरानी है। यहाँ से बहुत सारे नगर मिला, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कालीबंगन, ना लोथल, चनहुद्रो तो हो ही गया, हड़प्पा, और कुछ हो रंगपुर, इतना निम्न चीज है ना। धौलावीरा 3 दुर्ग में बटा हुआ शहर था एकमात्र धौलावीरा। ऐसे जनरली दो टीलों में बटा हुआ था हड़प्पा सभ्यता, लेकिन धौलावीरा कितने टीले में संध्या जी बटा हुआ था? 3 टीला में, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य वाला नहीं, ये सारा चीज। उसके बाद आपने जानकारी बहुत सुंदर लिया, पूरा तत्व क्या है। उसके बाद आपने पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, भारत में पुरातत्व विभाग की खोज कब हुई, हड़प्पा सभ्यता को सर जॉन मार्शल ने कैसे 2 शिष्य के साथ ये काम को अंजाम दिया नहीं। उसके बाद आपने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा है, लिखे भी आप लोगों ने कि लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला शहर था नहीं। उसके बाद आपने हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कहा। अधिकांश जो पुरातात्विक था वो माना कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक क्या था, या आपका कौन चीज था? हड़प्पा सभ्यता का काल माना। कार्बन 14 विधि जो था वह बताया कि 2500 से लेके और 1750 तक नहीं। तो ये सारा इतना जानकारी आपको क्यों दी जा रही है? क्यों दी जा रही है? ताकि आप एक अच्छे इंसान बने नहीं, वो सब की तरह सोने वाले आप न बने। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? चंद्रगुप्त का मौत 298 ईस्वी में हुआ था नहीं, सरवन बेलगोला में। उसके बाद एक और बात आपने सुना, थोड़ा सा और जान लो। कार्बन 14 के बाद आपने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तु हुए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगन, बनावली से क्या क्या मिला, लिखा भी दिए। जैसे जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगन से मिला था। मिट्टी भी काली नहीं, इसलिए जोत दिया सब।
उसके बाद इतना पढ़े तो उसके बाद आपने और जानकारी लिया, अभी तुरंत अफजल चक्की के बारे में जाना, नगर नियोजन के बारे में जाना। उसके पिछले क्लास में अपने पूरा तात्विक रिपोर्ट का इतिहास लेखन में इतिहासकारों द्वारा उपयोग, जो जमीन के अंदर से खोद कर निकाली गई सामग्री, उसके आधार पर कैसे इतिहास लिखा गया ये पढ़ा। उसके बाद आप पढ़ते गए तो आपको एक बहुत अच्छा चीज़ मिला था। क्या मिला था पता है? कुछ नहीं मिला, अब मिलेगा। तो आज अब शुरू करते हैं और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग जगहों से कौन कौन सा चीज़ हमें प्राप्त हुआ, जो कि काफ़ी पूछा भी जाता है। समझे? तो करें शुरुआत। तो आइए ले चलते हैं जिसका नाम है हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त कुछ बेहतरीन सामग्रियां। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिए कौन कौन जगह से क्या मिला है। देखिएगा, लोथल जो कहाँ पे सबको पता है, गुजरात में। लोथल, चूंकि मैं इतना बार इसको बोलता हूं कि आपको याद भी हो गया। देखिए लोथल जो है, यहां से जाइएगा तो एक गोदी मिला है। अब कहेगा गोदी मम्मी वाला गोदी मिला है क्या? चल जाए। तो ये गोदी का मतलब होता है डाक यार्ड। अब कहेगा सर डाक यार्ड क्या है? तब बंदरगाह तो सब जानता होगा। बंदरगाह, अब बंदरगाह माने बंदर के घर ना, बंदरगाह का मतलब होता है जहां पे पनिया जहाज आकर सामान को उतरवाती है या सामान को, यानी जहां पे सामान को लादी जाती है, उतारी जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉक यार्ड। यहां से मिला आपको डाक यार्ड मिला। इतना ही नहीं, यहां से ही एक और चीज प्राप्त हुआ। यहां से क्या मिला? तो साथ ही फारस की कुछ मुहरें मिली। अब कहे कि फारस, ये फारस तो देश है, और वहां से क्या मिला? अब तुमसे कोई बताए कि बाबू लोग कि मोहर के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दे। देखो हर क्वेश्चन है तो सिंपल सा है। मोहर आप लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता से अनेक मोहरें प्राप्त हुई है, नहीं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं नहीं या भावों के माध्यम से वह दिखाया गया है। और लिखेगा कि मोहर से उस समय के या अतीत के लोगों के, अतीत माने क्या? जो बीता हुआ समय है, उस समय के लोगों के भौतिक जीवन या आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धर्म, बाबू यही चार आएगा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नहीं और धार्मिक जीवन के बारे में इससे जानकारी प्राप्त हुई है। कोई दिक्कत? बस हो गए, मोहर खत्म। लिपि के बारे में मैंने पिछले क्लास में जानकारी दिया होगा। मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता से अनेक प्रकार की लिपि प्राप्त हुई है जो कि भाव चित्रात्मक थी, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि उसमें 375 से लेकर 400 तक संकेतों का प्रयोग किया था, जो कि पढ़ना काफी मुश्किल है। और यही कारण था कि हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। तो लोथल से मिल गया एक गोदी और फारस की कुछ मोहरें मिला। नहीं, उसके बाद जब मोहनजोदड़ो पहुंचा तो मोहनजोदड़ो से तो बहुत सारा मिला है। सबसे पहले तो यह सिंधु नदी के किनार पर बसा हुआ था। दूसरा आपने देखा कि वहां से स्नानागार मिला, वहां से अन्नागार मिला, नहीं वहां से सड़क व्यवस्था मिली। सारा चीज लगभग कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछे तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर मोहनजोदड़ो ऑप्शन में ना है तो धौलावीरा मारिएगा। कौन मारिएगा? धौलावीरा मारिएगा। नहीं तो मोहनजोदड़ो यहां से देखा गया कि मोहनजोदड़ो से देखो, इस समय बर्तन जो बनाया जाता था ना, वह जनरली मिट्टी का बनाया जाता था। किस चीज का बनाया जाता था? मिट्टी का बनाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो से एक बर्तन पर नाव का चित्र मिला। बर्तन पर नाव का, इसका मतलब है कि वो लोग जो थे नाव का भी प्रयोग, अच्छा से नाव का चित्र मिला, यानी बर्तन पर नाव बनाए, इसका मतलब नाव के बारे में उसको जानकारी है नहीं। और चूंकि उसका व्यापार व्यवसाय अधिकांश जो होता था किस चीज से होता था? जल के माध्यम से, जले से ना होता था कि उस समय एकदम एरोप्लेन थोड़ी उड़ा देता था, हवाई जहाज। उसके बाद रेलगाड़ी की भी व्यवस्था उस समय तो नहीं थी, चूंकि लोहा से लोग परिचित ही नहीं थे। नहीं तो लोहा से परिचित नहीं था तो तलवार से भी परिचित नहीं था। अब इतना ही नहीं,
काली, देखो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? राजस्थान पे। और राजस्थान कालीबंगन को काले रंग की चूड़िया, चूंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़िया या चूड़ियों का निर्माण यहाँ पे किया जाता था, नहीं तो कालीबंगन यहाँ से चूड़िया तो मिली ही, लेकिन यहाँ पर कालीबंगन में बेलनाकार मोहर मिला। बेलनाकार समझते हो ना, बेलन रोटी पकाए वाला, तो बेलन वाला मोहर मिला। हो सकता है उसमें कुछ में घुसा देता होगा, अब बस ऐसे ऐसे छपैया चलता होगा, रोटी लेखा बेल देता होगा ना। मोहर हो ना, छापता है ना, जैसे माँ सरस्वती का बनता है तो कैसे देखते हो, अगर वो खांचा बनल तब मिट्टी भरता है, मुंह निकल जाता है। हाँ, हमरो ही बेटा बेटी है और मन करते दोनों के नक्शा बना ले, अब बस ऐसे मारम मिट्टी में निकल गए, संध्या ने पूजा निकल गई फट से, यही ना। तो अब कहते कि सर तोरो निकाल ले, निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको कालीबंगन में क्या मिला? बेलनाकार मुहरे मिली, ठीक है। और ये जो था बाबू, ये यहीं से नहीं, बेलनाकार मोहर जो था मेसोपोटामिया से भी मिला। सबको पता है मेसोपोटामिया का जो है अर्थ होता है दो भूल गए हो, दो नदियों की बीच की भूमि। दो नदी था, एक का नाम था दजला और दूसरा का फरात। एगो दलदलाइते रहता था, एगो फरफराइते रहता था। और दजला और फरात जो था, एक बीच में कौन था? मेसोपोटामिया की शहर बसी हुई थी, जो दुनिया के या विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी। नहीं, मेसोपोटामिया करेक्ट है। अब भारत में आया तो सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा मिला? हड़प्पा के बाद कौन मिला? वैदिक सभ्यता। वैदिक के बाद आएगा तो ब्राह्मण धर्म, बहुत सारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म की सब आ गए, ईसाई सब आ गया, नहीं आए? अच्छा, तो एक ही यहाँ पढ़ते पढ़ते एक और चीज बता दीजिए कि जो भारत में हिंदू धर्म चलता है उसका पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? उसका नाम है भागवत गीता। भागवत गीता। और इस्लाम का यानी मुस्लिम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम क्या है? कुरान। और ईसाई या क्रिश्चियन का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है बाइबल। उसका नाम क्या है? लेकिन सुन लीजिएगा प्रिया जी, उसके बाद एक और चीज है, और देखो दिमागे भटका दी। हाँ, एक और है सिख धर्म। तो सिख धर्म जो है उसका जो ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ, जिसको नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। आपने पढ़ा कि वेद की संख्या कितनी होती है? वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। वेद 4, वेद 4, वेदांग 6। वेदांग का निर्माण वेद को पढ़ने में आसानी हो इसके लिए किया गया था। उसके बाद पुराण कितने? पुराण उपनिषद 108 है। पुराण या महापुराण कहे तो 2 है। पुराण या महापुराण कै गो है? कि 18 गो है? 18 गो कथी है? जय भोलेनाथ। पुराण या महापुराण 18 और उपनिषद 108। पुराण या महापुराण कै गो है? 18। और महाकाव्य 2 गो है। महाकाव्य कितने हैं? रामायण और महाभारत। याद रहेगा? ओहो एगो हमको याद है मत्स्य पुराण। विशेष जानकारी के लिए गूगल से संपर्क करें। चलो, कहाँ के सबसे लंबी नदी? पूरा विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्रा बहुत लंबी है, लेकिन भारत से और दूसरे देश में भी बहती है। ब्रह्मपुत्रा आपके चीन तिब्बत से होकर गुजरती है। और जानना चाहते तो बोलो। चलिए आइए, तो मैं तो समुद्र हूं, जितना जानना चाहोगे पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने इस सब चीज का काफी अध्ययन किया है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछते जाओगे। हाँ, नील नदी कहाँ है? कोई बता दो। अफ्रीका में है। नील नदी कहाँ है? अब कोई पूछ दो अफ्रीका कहाँ है? ठीक है, तो अफ्रीका का सुन लो। दुनिया में 7 महादेश है। सबसे बड़ा महादेश है एशिया। दूसरा जो सबसे बड़ा महादेश है अफ्रीका है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद कौन? और सब गड़बड़ा गया। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद आपका आ जाता है अंटार्कटिका। नहीं, महादेश है।
अंटार्कटिका, नहीं है सर महादेश। अरे अंटार्कटिका महादेश है। और छठा में चले आओगे तो यूरोप, और सतमा में आओगे तो ऑस्ट्रेलिया। समझे? 7 महादेश है पूरा विश्व में। समझे? और क्वेश्चन है मन में फूट रहा है तो निकालो। आगे सुनो, मित्र पे गमछा झाड़ हो रहा होगा। चलिए, तो उसके बाद समझेगा मेसोपोटामिया में एक और चीज मिला है। मेसोपोटामिया में सुनिएगा, तो बेलनाकार मुहर यहां से प्राप्त हुआ और यहां से हड़प्पा की सीलें मिली है। हड़प्पा की सीलें मिली है। ये सब नाम ऐसा ऐसा देता है ना कि बचवा से हमर पगला जाता है ना। देख लो, हम मोहनजोदड़ो से मनुष्य के जो मूर्ति मिला था, नहीं दिखा दो करो सके। देखो नहीं बुझा था सर, थोड़ा उधर कीजिए ना सर, ऊपर कीजिए, अब हो ऊपर करिए हाँ। यह मोहनजोदड़ो की मनुष्य की मूर्ति। आतन का और ऊपर अगर उठा दे तो देख लीजिए, यह है आपका मोहर ना। देख लिए हो, छोड़ दो। तो ये मुहर भी आपको मिल गई। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता में बाबू व्यापार हुआ करता था, समझे, वह व्यापार मुख्य रूप से क्या होता था पता है? तो वह हुआ करता था समुद्र में नाव के माध्यम से हुआ करता था। ठीक है, यानी समुद्र के रास्ते नाव पर अपने सामान को लाद कर वह क्या करते थे? व्यापार किया हुआ करते थे। कोई दिक्कत है तो बोलो। एक और समझो, कहता है कि ओ चुरे हुक्की धैले हो के ओ चलिए ओ अच्छा वो हो तो फिर फेंकिए दिली तो फिर तो कोई गरबे करते। चलो चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ, आगे क्लास आ रही है आज, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार है। आज हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के समाज 2 तरह के लोग पैदा लेते हैं, कोढ़िया और एक होता है मेहनती। एक होता है कोढ़िया, एक होता है पालो पटके वाला, एक होता है पालो उठाने वाला। एगो बैल होता है कन्ना पर पालो रखो बिक देगा दौड़े लगेगा। एगो होता है जो पालो रखेला छटपटाल रहता है। एक होता है हरवाही करेगा समझे, मारा इतना दौड़ेगा कि फाड़े लग जाता है गोर में। एगो बैलवा इतना अच्छा से चलेगा कि खेत के बढ़िया जोत देता है। तो लोग किस बैल की पूजा करते हैं? फरलहवा के। चलिए, तो आइए आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जाने। किसके बारे में? सामाजिक जीवन। सुनो, सामाजिक जीवन कहने का अर्थ क्या है कि उसका समाज में जीवन कैसा हुआ करता था। कल ने अगर न लिखा ना सामाजिक जीवन पर तो कुछ नहीं करेंगे, क्या कि अभी यूट्यूब पर है हम। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन सुन लिया जाए, आराम से सुनो। देखो, किसी भी समाज का जो प्रारंभिक या महत्वपूर्ण या जो मुख्य इकाई होता है वो उसका परिवार होता है। तो हड़प्पा सभ्यता सुनने पर ध्यान दो बेटा जी, सुनोगे ना तो सीधा अंदर जाएगा और लिखोगे ना तो सीधा बाहर जाएगा। आप सुनिए, दिमाग ये क्यों बना? यूज करने के लिए बना। और आप लोग क्या चाहते हैं? सर बोले आप नोट करें, की दिक्कत है? घर जाओ, अभी आराम से सुनो मेरी बात। घर पे जाओ और बिल्कुल दिमाग शांत करके 10 को में 2 लाइन तो याद रहेगा। अब सामाजिक जीवन, तुम्हारा समाज कैसे बना तुमको पता नहीं है क्या? सबको पता है कि समाज का निर्माण होता है परिवार से। तो हड़प्पा सभ्यता में भी समाज जो हुआ करती थी उसका मुख्य जो इकाई हुआ करता था वह उसका परिवार हुआ करता था। नहीं, और चूंकि वह एक नगरीय योजना थी, वहां पे एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए जीवन जो था सुखी एवं सुविधापूर्ण थी। जीवन जो था उसका सुखी एवं सुविधापूर्ण थी। क्यों सुखी थी? क्योंकि नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद देखा गया कि यहां जब उत्खनन कराया गया
क्या कराया गया? उत्खनन कराया गया। उत्खनन का मतलब क्या होता है? खुदाई जब कराया गया तो वहां से बहुत सारे नारी की मूर्तियां मिली। नारी का मूर्ति मिला, इसका मतलब क्या है बता दो तुम ही लोग। नारी की मूर्तियां मिली, इससे संकेत मिलता है कि जो उसका परिवार था वह मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब मातृयों को इज्जत दिया जाता था, मातृ की आवाज को सुना जाता था। जितना पुरुषों का अधिकार था उतना ही अधिकार किसका था? स्त्रियों का भी अधिकार था। समझ रहे हो बेलाल जी? बेलाल जी समझ में आ रहा है ना? ऐसे पीछे आता था गर्मी लगबो करता, क्या कि इतना लोग है और हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अगर ज्यादा आदमी रहेगा ठंडा के दिन में एकदम 1,000 आदमी के भीड़ में लोटे पोटे लगी है, ये तरह अपने गर्मी लागे लगता। नहीं तो 1,000 आदमी को एगो कमरा में बंद करो और तुम रह के देखो, बहुत गर्मी महसूस हो। और ओहो से अगर और चाहे दर्दिया गर्मी तो पेड़ पूरा घनघनाने लगेगा, रात में चल जाओ गर्मी लगेगा, लेकिन ज़्यादा देर मत रहना, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा मिलेगा कि तुमको सांस लेने में समस्या होगा और नतीजा यह होगा कि आपको उल्टी या आपको माथा नचना शुरू करेगा, बेहोश हो जाओगे और कुछ समय के बाद सदा सदा के लिए बोले गंगा माई की जय हो जाओगे। और सवेर में जब लोग जाएंगे तो वही कहेंगे कि गया था जंगल में, पेड़ के नीचे भूत पकड़ लिया, ममोड़ दिया बोलो। समझे? तो ये सारा चीज है। लेकिन हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता के। निशा जी ठीक है ना? हो आज तक कथा चलेगा इस सत्यनारायण भगवान के में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता में परिवार ही उसका मुख्य इकाई हुआ करता था। कल्हे जे कहा ना, कल्हे कि न बना के आए हैं, तो अभी ठीक है, वो कल वक्त बताएगा, वक्त का इंतजार करो, कल मेरा रुद्र रूप देखोगे, ठीक है? तो सुन लो, हड़प्पा सभ्यता का लास्ट है हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। अब हमारा शक्ति नहीं बोले के ज्यादा बार। हड़प्पा सभ्यता अनिस जा, अब बैग के सबसे नीचे वाला खोल के आओ, में से थर्मस होता पानी वाला लेके आओ, ना तो हमरा मार देती सर। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन सुनो। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही समाज की इकाई थी। परंपरागत माने जो पहले से चली आ रही है, यानी परिवार ही उसका मुख्य इकाई हुआ करता था। उसका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण होता था, क्योंकि वह नगरीय योजना थी। वहाँ जब पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं तो उसमें अधिकांश मूर्तियां नारियों की मिली है, जिससे पता चलता है कि यह क्या थी? मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है? और ये जो लोग थे आज मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य नहीं कहता है कि ये जो मातृसत्तात्मक था या उनका परिवार था बाबू, वह समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। कौन सभ्यता की? प्राक आर्य सभ्यता। प्राक नहीं, चूंकि हड़प्पा वासी क्या थे? अनार्य थे। वैदिक सभ्यता वाले अनार्य लोग थे। तो आइए अब हम लोग हड़प्पा कालीन समाज की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा संध्या जी, हड़प सभी को बोल रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं खाली संध्या पूजबे दिखाई दे छो, एगो आँख कान में तो बेटे बेटी भगवान देलन ना, बेटा ना आई बेटिया ना है। चल आगे ना बतियाई। चलो अब अभी ना सोचे कि शादी के बादे खाली बेटा बेटी हो छे, न कहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वैसा आदमी होना चाहिए बेटा बेटी बनावे वाला, लूरो होना चाहिए, संस्कारो होना चाहिए। ये ना कि मानैले बेटा बेटी ना बाद न कहो अभी ना खोलबो सब। चल तो आइए, हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। जाने हड़प्पा कालीन समाज की विशेषता। क्वेश्चन यही रहेगा, हड़प्पा समाज की कौन चीज विशेषताओं को लिखे। देखिए सुनिएगा, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग, वीडियो पर लिख लीजिएगा,
हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषताएं। अच्छा, पहले मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, एक बार अच्छा सुना देते हैं, वीडियो सुन के लिख लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन के बारे में लिखे, तो आप लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार ही सामाजिक इकाई थी, या हड़प्पा सभ्यता में परिवार ही समाज का मुख्य इकाई हुआ करता था। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था और उत्खनन से प्राप्त सामग्री में अधिकांश नारियों की मूर्तियां मिलने से अब पता चलता है कि उसका समाज जो था वह मातृसत्तात्मक था, और मातृसत्तात्मक समाज द्रविड़ और प्राक आर्य सभ्यता की विशेषता थी। कंप्लीट क्वेश्चन। मिनट देख लो, हाँ मिल जाएगा, मिनट देख लो क्या मिनट पर है, क्या मिनट हुआ, 34 मिनट पर जाना, भगा के मिल जाएगा, नहीं तो गप मिलेगा। उसके बाद अगला में देखो, हड़प्पा कालीन समाज की प्रमुख विशेषता, मतलब विशेषता समझते हो ना, जैसे तुमको कहे कि तुम्हारी घर की क्या विशेषता, आप प्रिय के घर में चल गए हो, चाय नहीं पिलाना, क्योंकि चाय मैं नहीं पीता हूँ, कोई जबरदस्ती भी नहीं करना, हमको खाली पानी एक गिलास पिला दोगे, मैं सुखी संपन्न हो जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। और सुनो, आती ना वो दाल बुट लोट आप बिस्कुट उस्कुट ना खाइए, नहीं समझे। जब भी मैं घर पे आऊंगा रियली कहता हूँ, कोई जबरदस्त सर जी पीना ला है, पीना ला ना, पहले जब आओ सीधा से चाय पानी बंद, वो नाश्ता उस्ता बंद, क्या बस खाली एगो एक गिलास पानी दे देना, ठीक है। गर्मी में कुछ जे करिए करिए, लेकिन उसे करिए शुद्ध चीज, ठीक है। ये सब चीज हो, आ कभी अगर पार्टी उटी में बोलाबे तो जनबे करे छे, सर आप बहुत झूठा है, एक नंबर दुनिया सुन रही है। चले, हाँ चलिए ठीक है। अब गलती हुआ सो हुआ, मैं अब आपसे गलती नहीं करो। अब कहोगे 12 बजे रात में, सर जी 2 बजे रात में आइए, 3 बजे आइए, बोरबा में आइए, 12 बजे दिन में आइए, चल लो। अब चल, अब आ जाएंगे, नहीं अब आ जाएंगे, अब आजमा लेना, चलो। नहीं मैंने कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। चलो सुनो, तो हड़प्पा कालीन समाज की विशेषताएं निम्न कैसा से सुनो, लिखिएगा कि हड़प्पा समाज की विशेषताएं निम्नवत है। क्या लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। ठीक है, शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, अर्थात वे सर्वाहारी थे। दूसरी विशेषता समझिएगा, वे लोग शायद सीले वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, सीले वस्त्र माने सिलाई किया हुआ जो हम लोग पहनते हैं, और अधिकांश लोग नहीं सूती वस्त्र का उपयोग किया करते थे, जो कि कपास से प्राप्त होता है, जो कि गुजरात में कपास के साक्ष्य मिले। तीसरी विशेषता, स्त्रियां जो होती थी जूरा बांधती थी, आज भी बांधती है जूरा, नहीं स्त्रियां जूरा बांधती थी, तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते, एकदम लंबा लंबा बाल नहीं, और दाढ़ी मूछ भी रखते थे। चौथा विशेषता, इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। आभूषण समझते हो ना, जैसे आप लोग लड़कियां लोग जो होती है आभूषण के काफी शौकीन होती है। दो चीज का सबसे ज्यादा शौकीन होती है, एक जो है उसका कपड़े बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, और दूसरा होता है गहने का, कान में नाक में बेहतरीन गहना होनी चाहिए, नहीं तो अब हो जाएगा। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। किसके शौकीन थे? विविध प्रकार के आभूषण जैसे कंठार, कर्णफूल, हंसुली, भूजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि पहनते थे। अरे हंसुली तो अब वाला बुढ़िया सा इससे वाला, अब बहुत वजन, अब नहीं पहनेगी। आप कहते हैं बाप रे हमें गर्दने लटकल जाइए। हाँ, कंठ हार होता है, कंठ में पहनता था, समझ गए? अरे हारे की तरह होता था कंठ हार। सुनो आगे, सबसे ज्यादा नामी हंसुली था। अब पैर में
एकदम अभी वाला पायल न था, एकदम मोट मोट एकदम। ठीक है। पांचवा विशेषता, श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। श्रृंगार प्रसाधन माने खूब सजती सवरती भी थी। सुनो बच्चे लोग, लिखना आप ही को पड़ेगा। पांचवा है श्रृंगार प्रसाधन के भी, कुछ सुन रहे हो मेरी बात? कह रहा है श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल पाउडर आदि से भी परिचित थी। काजल भी लगाते थे। अभी वाला ना था, और लकमे वाला कौन वाला, सुरमा वाला नहीं है। ठीक है, वो लोग अपन स्टाइलिश लगाते थे। नहीं, ऐसे यूज करना चाहिए। अच्छे काजल का प्रयोग कीजिए, आंख के लिए फायदेमंद है वो सब। ठीक है, काजल और उसके बाद पाउडर अच्छे ही कीजिए यूज, अच्छे कंपनी का। जनरल दुकान से सामान नहीं लीजिए, नहीं, या तो ऑनलाइन बुक कर लीजिए या अच्छे दुकान जो है नामी गिरामी वहाँ जाइएगा, क्योंकि आपके यहाँ जो भी मिलती है क्रीम त्रीम सब क्या मिलती है, डुप्लीकेट मिलती है। और अच्छे क्रीम का यूज कीजिए और एक ही क्रीम लगाइए। ये ना कि सुबह में फेयर लवली या शाम में बिक्को लागल है और दोपहरिया में सनलाइट ना, स्किन लाइट। चलिए तो सुनिएगा, श्रृंगार प्रसाधन देखो, हड़प्पावासी श्रृंगार भी करते थे। मोहनजोदड़ो की नारियां काजल पाउडर आदि से परिचित थी। सीसा, कंघे की कंघा, तांबा के दर्पण का प्रयोग होता था। कंघी भी था और तांबा वाला दर्पण हुआ करता था, मतलब पूरा तांबा से होगा बनल, शीशा रहेगा अंदर होगा शीशा। चनहुदरों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिला, ये तो सबको याद है। छठा पॉइंट, आभूषण बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत, हड्डी और शंख आदि के बनते थे। मैंने पहले भी कहा था कि जो अमीर घर के लोग होते थे, राजा की जो बहुआ या बेटी होती थी, वो लोग सोने चांदी या हाथी दांत का प्रयोग करते थे। लेकिन जो गरीब व्यापारी के लोग होते थे, कृषि करने वाले, वे लोग जो थे शंख का, शिपिया का और प्लस मिट्टी का गहने का प्रयोग किया करते थे। सातवां पॉइंट है, मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग होता था। मिट्टी का भी तरह तरह के बर्तन होते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग एवं चारपाई से भी लोग परिचित था। मतलब फर्श पर बैठने के लिए चटाइया ना, जो हम लोग लेते हैं, अब तो रेडीमेड चटाई आती है, एकदम बिछा दिए। लेकिन उस समय चटाइयाँ और प्लस इतना ही नहीं था, वे लोग पलंग और चारपाई मैंने 4 पैर वाला, वो भी लोग उपयोग में करते थे। 8वां पॉइंट है, सैंधावासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। आमोद प्रमोद मतलब समझते हो, मनोरंजन के, घुड़सवार करना, घुड़दौड़ करना, घुड़दौड़ होता था, प्रतियोगिता होती थी, ये सब होता था। और हड़प्पावासी बड़ा बेहतरीन था बाबू, वो क्या करता था पता है, वनस्पति जूस का प्रयोग करता था, जिसको पाम जूस कहा जाता है। अरे पेड़ से, अभी तारी कहते हो ना लोग, लेकिन अभी वाला तारी सरलहवा ना, शाम में लगाया, भोरवा में उतार के 2 बमल खींच ले हैं। ठीक है, तो सैंधावासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे और पासा इस काल का प्रमुख खेल था। पासा जानते हो? पासा, अरे पासा लूडो खेले हो, आएगो सोलगट्टी गोटिया खेले हो, आएगो होता है जब मार ऐसे पटकलक नीचा होए ना, कौड़ी खेलते थे। हाँ, तो वो ही सब खेलता था वो लोग। और 9वां पॉइंट देखो, सैंधव घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले जो बहुत ही कौतूहलपूर्ण है। एक बैल रूपी खिलौना का सिर हिलाता है। एक हाथी मिला है जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न करता है। वाह रे वाह, देखो सिंधु घाटी में खिलौना मिला, एगो बैल रूपी खिलौना सिर हिलाता है, ये गर्दन हिलाता है। और एक हाथी मिला है जिसका सिर दबाने पर आवाज करता है। ठीक है, नर्तकी के मूर्ति मिला है, नर्तकी जिसे नृत्य भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा, गाने बजाने के भी ये शौकीन थे। नर्तकी का मूर्ति मिला, इसका मतलब क्या है कि वो नाच भी करते थे लोग और गाना बजाना भी। उसके बाद
11वां पॉइंट है कि मछली फंसाने के कांटा एवं मुहर पर तीर से हिरण को मारते दिखाया जाना संकेत देता है कि लोग शिकार के भी क्या थे, शौकीन। तो क्या हड़प्पा संस्कृति के विशेषता लिख पाइएगा, कुछ तो याद रहेगा। और अगला हम लोग आज पढ़ेंगे धार्मिक जीवन के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक जीवन जिया करते थे। उसके बाद आर्थिक जीवन आएगा, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के निर्माता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इतनी खूबसूरत जो शहर थी, जो दुनिया में अपनी चमक के लिए, अपनी सुविधा के लिए नामी थी, आखिर कैसे वह नष्ट हो गई। नहीं, हर चीज का अंत आता है और उसी प्रकार से चमकती दमकती चीज हड़प्पा सभ्यता का भी क्या हो गया, अंत हो गया। तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, एक हेडिंग डाला जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करे, कॉपी निकाला जाए और उसको मैं लिखा देता हूं और आप लोग घर पे जाके उसको क्या कीजिएगा। और रूटीन के लिए हड़बड़ाइएगा नहीं, आपको पिछला जो रूटीन है हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म होगा, शायद 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, तो आपका रूटीन चलेगा। सोमवार मंगलवार किसका रहता है रूटीन, इतिहास का, बुधवार बृहस्पतिवार हिंदी और शुक्रवार शनिवार इंग्लिश का, और रविवार को कुछ दिनों बाद से टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको बेसब्री से इंतजार। तो आइए लिखिए, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन के बारे में लिखे, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन के बारे में लिखे। और ये आपका होमवर्क। तो आज की सेवा यहीं तक, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय, जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते एक और काम करके जाइएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग इस चैनल पर जाकर लर्नर आइज बाई VRP पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद कर दीजिए ब्लेस जी।